अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये प्रोसेस कॉस्टिंग से रिगार्डिंग है। थोड़ा बहुत हम प्रोसेस कॉस्टिंग की जो है वो बेसिक्स पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देख लिया कि व्हाट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, होता क्या है, ये कौन सी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू छोटा सा मैं दोबारा दे देती हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग हम बेसिकली उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं कि जो कि होमोजीनियस इन नेचर होती हैं, ठीक है, और जो कि रिपीटेटिव प्रोसेस से बनती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने कहा कि एक प्रोडक्ट जो कि सेम ही बन रही होती है, मुसलसल काफ़ी अर्से तक सेम ही बन रही होती है, वो कस्टमाइज नहीं होती, एक एक जो है वो चीज़ वो दूसरे से डिफरेंट नहीं होती, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए हम ज़्यादातर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका सिस्टम कैसा होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, कि हम जब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट किसी भी प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो हम वो प्रोसेस वाइज कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे कि हर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट लग रही है, और किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो उस तमाम प्रोसेस की कॉस्ट का जो है वो सम होता है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि लेट्स सपोज कि एक प्रोडक्ट है वो जो कि दो तीन डिपार्टमेंट में बन रही है। डिपार्टमेंट वन, ये डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट अपनी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगाएगा हर डिपार्टमेंट ने, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का काम अलग है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा कर कर हो रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है, देखिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो वही तीन चीज़ें होंगी, मैक्सिमम, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ठीक है, मगर डिपार्टमेंट 1 के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट मटेरियल ऑफ डिपार्टमेंट 2। ये जैसे कि हमने ये बात की कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जहाँ पर एक जगह पैकेजिंग हो रही है, एक जगह जो है वो फिनिशिंग हो रही है, और एक जगह लेट्स सपोज कि अगर मेकिंग हो रही है। ठीक है, तो तीन डिपार्टमेंट में है कि आपके पास एक जगह आप बना रहे हैं, एक जगह उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, तीसरी जगह जो है वो आप पैकेजिंग कर रहे हैं। तो जो पैकेजिंग के रॉ मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द फिनिशिंग, क्योंकि पैकेजिंग में आपको सुनते ही समझ में आ रहा है कि पैकेजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होगी, कोई पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा, कोई बैग्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो मटेरियल हो जाएगा वो पैकिंग हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारा जो है वो कोई बेकरी का बिजनेस है, तो बेकरी में अगर कहीं पे, या आपको बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर है, तो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर की जहाँ पर जो है वो पैकिंग हो रही है, तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ये नहीं होगा कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एग है, मिल्क है, तो वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल नहीं होगा, वो किसका होगा, जहाँ पर मेकिंग हो रही है। ठीक है, या मैं अगर उसका नाम दूँ, मिक्सिंग जहाँ पर हो रही है। ठीक है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट अगर लेट्स सपोज बेकिंग का है, तो बेकिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या ओवरहेड जो चाहिए वो डिफरेंट होगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स में आपको इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक ना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपको बेकिंग का डिपार्टमेंट है, बेकिंग में आपको कोई डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक लेबर की ज़रूरत होती है, और आपको ओवरहेड की, आपको एक ओवन की, एक मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट मटीरियल की ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल की ज़रूरत आपको कहाँ पर होती है, जो आपका मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर अपने आप इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और जो है या फिर आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट है जिसमें आप पैक कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको जो है वो जो भी प्लास्टिक है, जो भी मटेरियल है, जो रैपर्स हैं, आपको वो चाहिए होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हमें ये पता है कि एक डिपार्टमेंट, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके बना है। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट में काम तभी हो सकता है जब उसके पिछले वाले डिपार्टमेंट ने काम कंप्लीट करके भेजा हो। ठीक है, आप बेकिंग के लिए आपके पास ज़रूरी है कि मिक्सिंग हुई हुई हो, मिक्स ही नहीं हुआ होगा तो आप क्या बेक करेंगे। ठीक है, जब चीज़ें बेक हो जाएंगी तभी आप उनको पैक कर सकते हैं। अगर चीज़ें बेक ही नहीं हुई, रेडी ही नहीं हुई, तो आप उसको किस चीज़ को पैक करेंगे। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट का काम जो है वो डिपेंडेंट होता है कि उससे पिछले वाले डिपार्टमेंट ने वो काम कंप्लीट करके दिया हुआ। ठीक है, फिर हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी कॉस्ट लगाएगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है उसमें मटेरियल 10 लगा हुआ है, लेबर जो है वो 8 लगा हुआ है, और ओवरहेड मे बी 2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये डिपार्टमेंट आपने टोटल कितनी कॉस्ट लगाई है, इस डिपार्टमेंट ने टोटल जो है वो 20 रुपीज़ की कॉस्ट लगाई है। ठीक है, अब ये एक जो बिस्किट का पैकेट है, वो एक तो नहीं जाते, ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, बट लेट्स सपोज कि एक बिस्किट का पैकेट जब कंप्लीट हुआ, जब वो मिक्स हो गया, तो उसके बाद आप दूसरे डिपार्टमेंट में उसको कहाँ पे भेज देंगे, वो आपके जो बेकिंग डिपार्टमेंट है उसमें चला जाएगा। मैं इसमें लिख देती हूँ ताकि थोड़ी सी रिविजन आपके पास दोबारा हो जाए।
ठीक है। अब लेट्स सपोज मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ, बट बेकिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल तो कोई नहीं लगा हुआ, बट आपको लेबर को आप 5 रुपीज देते हैं एक उसके, और ओवरहेड का भी आपका 3 रुपीज का जो है एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने बेकिंग का जो अपना डिपार्टमेंट है वो आपको कितनी कॉस्ट लगा रहा है, 8 रुपए। ठीक है, बट वो कॉस्ट किस पे लगा रहा है, वो चीजें जो कि मिक्स होकर आई हुई, मिक्स होकर जो चीजें आई हुई उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 20। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बेकिंग के बाद इस जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी बन जाएगी, वो 28 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 28 वाली जो चीज़ है वो आपके पास कहाँ चली जाएगी, 28 में जो आपने मिक्सिंग कर ली और बेकिंग कर ली, वो आपके पास सीधे वो चीज़ें आपके पास कहाँ चली जाएंगी, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। अब पैकेजिंग डिपार्टमेंट में अगेन लेट्स सपोज 2 रुपए का मटेरियल लग रहा है, 1 रुपीज़ का ओवरहेड लग रहा है, 1 रुपीज़ का लेबर लग रहा है। तो मतलब क्या है कि आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट आपको टोटल कितनी की कॉस्ट कैलकुलेट लगा के दे रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, 4 रुपीज़ की। 28 रुपीज़ की पहले से लगी हुई है, 4 रुपीज़ की पैकेजिंग में और लग गई, तो आपके पास जो टोटल फाइनल प्रोडक्ट है वो कितने का हो जाएगा, 32 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो कैलकुलेट होती है। हम क्या करते हैं कि जो है वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैंने मिक्सिंग की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया, देखिए ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ना, तो मैं थोड़ा सा अलग कलर में कर देती हूँ ताकि आप लोग, ठीक है, इस मिक्सिंग की डिपार्टमेंट की कॉस्ट फिर कहाँ पे ट्रांसफर हो गई, जाके आपके पास दूसरे डिपार्टमेंट में जो आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ने अपनी कुछ कॉस्ट लगाई उस पर, और फिर जो उससे जब यूनिट्स निकले तो वो टोटल कॉस्ट में ये यही मानो कि जब वो बेकिंग हो चुकी है तो तब तक उस बिस्किट के ऊपर कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 28 रुपीज़ की। 8 रुपीज़ जो है वो बेकिंग में लगाई है, और 20 रुपीज़ जो है वो पैकेजिंग मिक्सिंग में लगाई है। ठीक है, अब जब वो पैकेजिंग पे गया तो उसके पास जो जो प्रोडक्ट आई है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में उसकी वर्थ कितनी थी, 28 थी। ठीक है, पैकेजिंग ने उसके ऊपर 4 रुपीज़ की कॉस्ट और ऐड कर दी, तो वो अब आपके पास 32 रुपीज़ की कॉस्ट, उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 32 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आप लोगों की एक रिवीजन के लिए थी। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो हमने देखा था कि हम एंट्रीज पहले कर चुके थे। उसके बाद हमने कहा था कि जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करना होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमारे पास होती क्या है, आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरी जो भी यूनिट्स की वर्किंग हो रही है, जो कुछ भी जो है वो कॉस्ट के वाइज, जो यूनिट्स के वाइज जो भी टोटल का वर्किंग है उसकी समरी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, वैसे प्रॉपर फॉर्मेट है, पहले भी हमने देखा, दोबारा देख लेते हैं कि आप कंपनी का नेम लिखते हैं। ठीक है, फिर आप जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जिस भी टाइम जो भी फॉर्मेट है आप उसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अगेन मैं दोबारा ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, दोबारा ये बता रही हूँ कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने बहुत शुरू में ही बात की थी कि ये हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए होता है। तो इसमें फॉर्मेटिंग की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट अपने हिसाब से अपने स्केड्यूल के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकती है। कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, बट डिफरेंट हो सकता है, आपको बुक्स में भी थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस मिल जाए, आपको जो है वो जब आप कंपनी वाइज भी देखें तो उसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएशंस मिल जाए। ठीक है, हम डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं यूजुअली कंपनी के, कौन सा डिपार्टमेंट। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बेकिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि बेकिंग में मैं पैकेजिंग कर लेती हूँ क्योंकि बेकिंग में हमने मटीरियल यूज नहीं किया। ठीक है, और हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, लेट्स सपोज कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड, हम मंथ के हिसाब से बना रहे हैं। कंपनीज का जो है वो
पॉलिसी होती है वो मंथ के एंड पे भी बना सकती है, वो ईयर के एंड पे भी बना सकती है, वो क्वार्टर के एंड पे भी बना सकती है। द मंथ एंडेड, लेट्स सपोज हम अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसका सबसे पहले पोर्शन हमने डिस्कस किया था, दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास जो पहला पोर्शन होता है वो क्वांटिटी स्केड्यूल का होता है। क्वांटिटी स्केड्यूल दोबारा जहन में याद रखिएगा कि इट डील्स ओनली विद द क्वांटिटी, और हम इसमें देख क्या रहे होते हैं कि जो यूनिट्स हैं हम उनका इनफ्लो और आउटफ्लो देख रहे होते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं वो कितने यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने उसके ऊपर कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया और कितने यूनिट्स जो है वो अभी तक हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है, यूनिट वाइज जो है वो हम अपनी उस डिपार्टमेंट में उसकी समरी देख रहे होते हैं कि हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल कितने थे, उसके ऊपर आपने काम किया। देखिए जिस तरीके से आप उससे पहले भी जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉल करें, हमारे पास हम ये देख रहे होते हैं ना कि कितनी कॉस्ट की चीज़ें अवेलेबल थी, कितनी आपके पास अभी ट्रांसफर होकर आई हैं, या कि जिसके ऊपर आपने काम शुरू किया है कितनी आप बन गई हैं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में भी ऑलमोस्ट वही पूरी समरी होती है, बट वो किसके रिस्पेक्ट से होती है, यूनिट के। ठीक है, तो जो यूनिट किसी भी डिपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं वो दो तरीकों से हो सकते हैं। कि लेट्स सपोज कि अगर मैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट कब काम करेगा? पैकेजिंग डिपार्टमेंट उसी सूरत में काम कर सकता है कि जब उसके पास जो है वो जो काम है वो आपकी जो दूसरी उससे पहले वाला जो डिपार्टमेंट है उसने कंप्लीट करके भेजा। ठीक है, अच्छा उससे पहले वाला डिपार्टमेंट कैसे कंप्लीट करके भेजेगा?